वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने परिवार आर्ट एंड क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। चलिए, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बाकी था, मतलब पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ाया था, ट्रायंगल को पढ़ाया था, जैसे त्रिभुज पढ़ाया था। ठीक है, उसमें तो हमने कॉन्सेप्ट को सीखा था कि किस तरह के मतलब कैसे कैसे क्या क्या मतलब बेसिक जानकारी थी एक हिसाब से उस वाली वीडियो में। अब वो वाली वीडियो आपके लिए अगर कोई पहली बार, जैसे कि मान लीजिए चीज़ों को नहीं सीखा है, तो पहली बार में उस वीडियो को देख के आप सीख सकते हो। ठीक है, इससे ये शिक्षा आपको मिल जाएगी जरूर। तो एग्जाम जो हमारा है, जैसे कि बहुत से यूट्यूबर हम पहले भी बता चुके, बहुत से लोग कह रहे हैं अभी एग्जाम जो हमारा है बहुत नज़दीक ही है। ठीक है, कहने के लिए जैसे कि उम्मीद जताई जा रही है कि शायद ये चुनाव घोषित हो जाए ग्राम पंचायत वाला, इसी में आपकी डेट आ जाएगी, एग्जाम डेट। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। और मैथ जैसा कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस पे आधारित है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप चीज़ों को भूल जाएंगे, फिर चीज़ों को आप एनालाइज करना सीखिए। जैसा कि हमने बताया था कि आप अपने से अपने समय का मूल्यांकन कीजिए। अगर 1 घंटा पढ़ते हैं तो अपने आप से जानिए कि हमने 1 घंटे में क्या पढ़ा। ठीक है, ये सारी चीजें आप अपने आप से डिस्कस कीजिए कि हमने आखिर इतने देर में क्या किया, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कि हम ऐसे ही किताब कॉपी लेके बैठे रहे। ठीक है, ये सब करेंगे तो आपको बहुत ही लाभदायक साबित होगा ये सब करने से। तो जैसा कि हमने पहले बता दिया है, अब जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है, मतलब टॉपिक नहीं चेंज करेंगे। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई जो त्रिभुज का जो हम क्वेश्चन से केवल उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के नजरिए से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बाकी जो चैप्टर वाइज वीडियो है, जैसा कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 बहुत जल्दी ही आने वाली। ठीक है, बहुत जल्दी ही आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिलने लगेंगी। ठीक है, अभी हम मतलब हमारा चैनल से अभी नया नया है, बस आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। तो यहाँ पे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, त्रिभुज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके, बस क्या है कि आज क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमारा आ गया है ये क्या, थेल्स का प्रमेय। सबसे पहले हम इसकी जानकारी लेंगे कि थेल्स का प्रमेय, क्योंकि इस पे आधारित बहुत से सारे क्वेश्चन आते हैं, इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा जरूर और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं थेल्स का प्रमेय। देखिए पहला जो प्रमेय है वो त्रिभुज का, वो क्या कहता है भाई। देखिए कोई भी क्वेश्चन त्रिभुज का लगाने के लिए हमें प्रमेय आना चाहिए। अगर प्रमेय नहीं आएगा तो नियम और रेगुलेशन नहीं होगा, तो आपको हर जगह कठिनाई महसूस हो सकती है। ठीक है, तो चलिए थेल्स का प्रमेय ये कहता क्या है, यदि किसी त्रिभुज के एक समांतर त्रिभुज की एक भुजा, ठीक है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यहां से देख लीजिए, यहां पे कहता क्या, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, ये वाली त्रिभुज की भुजा है भाई, देख लिया, एक भुजा के समांतर, ये दोनों क्या हैं, आपस में समांतर हैं। ठीक है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए। मतलब अन्य दो भुजाओं को आपस में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, यहां एक बिंदु यहां एक बिंदु, प्रच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ठीक है, खींची जाए तो उसके बाद क्या होता, कहता है कि ये अन्य दो भुजाएं जो हैं, मतलब इनकी और इनकी बात कर रहा है, ये दो अन्य जो भुजाएं हैं, मतलब क्या हो जाएंगी, दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगी। आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए ये अनुपात, मतलब ये जो दो भुजाएं हैं मतलब एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। कब होगी, जब ये त्रिभुज की कोई एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा, मतलब अन्य दो भुजाओं को प्रच्छेदित करती हुई एक रेखा खींची जाए, तब ये भुजाएं क्या होंगी, त्रिभुजों के जो अनुपात होंगे, ये एक दूसरे की जो भुजाएं त्रिभुजों की होंगी
इसमें एक ही अनुपात में होगा। चलिए दोस्तों समझ लिया जाए इसको अच्छी तरह से कि कौन कौन सी भुजा किसके अनुपात में होंगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो भाई यहाँ अगर बात किया जाए ए डी ई त्रिभुज समरूप है, किसके समरूप है भाई? ए त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई किसके समरूप है? त्रिभुज ए बी सी के समरूप है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये वाला त्रिभुज छोटा सा और ये वाला बड़ा त्रिभुज के एकदम समरूप है। अगर कोई चीज समरूप होगा भाई तो उनकी भुजाएं क्या होंगी? मतलब एक ही अनुपात में विभाजित करेंगी। ठीक है, एक ही अनुपात में विभाजित करेंगे। मैंने समरूपता के नियम में यही पढ़ाया था कि अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। चलिए भाई इसको देख लिया जाए अच्छी तरीके से, कैसे इन अनुपात को हम विभाजित करेंगे। चलिए भुजाओं को हम अनुपात में विभाजित कर लेते हैं। देखिए भाई सबसे पहले इसमें देख लिया जाए बड़े वाले त्रिभुज के लिए जो थेल्स का प्रमेय कहता है, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए तो जैसे हमने इस भुजा को अनुपात में किस में डिवाइड कर रहे हैं? मतलब छोटे वाले त्रिभुज की भुजा को अनुपात में यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? AD बटे क्या हो जाएगा? DB। AD बटे DB इज इक्वल AE बटे, उसी तरह उस त्रिभुज की भुजा को भी अनुपात में दो भागों में डिवाइड कीजिए। जैसे मैंने इस त्रिभुज की भुजा को दो अनुपात में डिवाइड किया, इस तरह इसकी त्रिभुज की भुजा को भी एक अनुपात में डिवाइड, मतलब इसकी भी भुजा को अनुपात में डिवाइड कीजिए तो AE बटे हो जाएगा EC। देख लीजिए एक कंडीशन ये रही भाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इससे हर एक सवाल मतलब त्रिभुज का बहुत ज्यादा से ज्यादा सवाल हल कर सकते हैं। हो सकता है आपकी एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन आपको दिल लगवाऊंगा और करने के लिए भी मिलेगा, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। और दूसरा नियम क्या कहता है भाई, इसी में मैंने देखिए अब की बार मैंने इस त्रिभुज की भुजा को इसमें मतलब अनुपात विभाजित किया, इसकी भुजा को इसमें अनुपात विभाजित किया। बात समझ में आई? अब की बार मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए आप ऐसे भी इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं कि जैसे यहां पे ऐसे भी हो सकता है कि देखिए फिर छोटे वाले त्रिभुज की भुजा बड़े वाले त्रिभुज की भुजा, तो यहां पे देखिए मैं छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं। छोटे वाले त्रिभुज की भुजा AD किसके बटे में होगी? AB के बटे में होगी। ठीक है, फिर छोटे वाले त्रिभुज की भुजा बड़े वाले त्रिभुज की भुजा, ठीक है, DE बटे क्या हो जाएगा? BC। ये इस अनुपात में विभाजित करेगा। तो भाई इसको भी आप याद कर लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, अच्छी तरह से इसको भी आप याद कर लीजिए। चलिए ये हो गया, दो कंडीशन हमारी बन गई। अब इससे हम क्या करते हैं, सवाल को भी हल करना सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपको आई होप कि आपको ये दोनों चीज समझ में आई होगी। ठीक है, मैंने क्या किया कि पहले त्रिभुज में क्या किया, इन दोनों मतलब इस त्रिभुज के इस भुजा को दो भागों में विभाजित किया, इधर भी इस भाग में दो भागों में विभाजित किया। फिर मैंने समरूपता के नियम से ये इस त्रिभुज की भुजा बटे इस त्रिभुज की भुजा ले लिया, मतलब ये छोटे वाले त्रिभुज की भुजा बटे बड़े वाले त्रिभुज की भुजा, और छोटे वाले त्रिभुज की ये भुजा बटे बड़े वाले त्रिभुज की भुजा। भाई एकदम से आसान सवाल है। अगर आप देखना चाहें इधर से भी हो जाएगा कि AE बटे AC हो जाएगा और DE बटे BC हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो मैं करके दिखा दे रहा हूं कि इसमें ऐसे भी हो सकता है, AE बटे AC हो सकता है, AE बटे AC हो सकता है, और क्या हो सकता है, DE बटे BC हो सकता है। यहाँ पे देख लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, तो चलिए मैं इसी के सहारे मतलब इन्हीं की तरह एक क्वेश्चन में सॉल्व करता हूं। ठीक है, चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप कि ये तरीका जो है, ये थेल्स का जो प्रमेय है, प्रमेय नंबर 1 है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है। भाई क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है EE इज इक्वल
फाइंड द ई इज इक्वल बराबर, इस भुजा के बराबर क्या होना चाहिए। आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, मैं कह रहा हूं दावे के साथ आपकी जो क्वेश्चन है एकदम सिंपल ही आएगा। तो आपको इस तरह का त्रिभुज का सिंपल क्वेश्चनों को छोड़ के नहीं आना है। तो ये सब जरूरी बातें हैं, ध्यान में दीजिएगा भाई कि आपको ये सब क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। देखिए हमको क्या किस मतलब ये कैसे पता पाएंगे कि भाई कौन सा सूत्र इसमें से इस्तेमाल होगा। सूत्र नहीं है भाई, आप देख लीजिए कि इन भुजाओं को किस अनुपात में बांट रहा है, अब क्या चाहिए हमें। सबसे जरूरी बात होती है ये कि हमें चाहिए क्या। ये देख लिए आप आराम से, यहाँ पे देखिए मैं इन भुजाओं को, देखिए ये भुजा दूसरी है, ये भुजा दूसरी है, इनको अनुपात बांट रहा है ना, इसका मतलब इसको भी एक ही अनुपात में बांटना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए भाई, क्या लिखना है, वही चीज AD अपान क्या हो जाएगा DB, AD अपान DB हो जाएगा, और AE अपान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था तो EC हो जाएगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखिए AD का मान उसमें 6 दिया गया है, और DE का मान मतलब DB का मान 9 दिया गया है, और AE का मान हमसे पूछा है, और EC का मान देखो वहां पे 12 दिया है। तो भाई बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं। देखिए 3 त्रिक का 9 हो गया, 3 चौके 12 हो गया। अब देखिए 3 दूना क्या हो गया, 6 हो गया। तो इधर क्या बचा, बराबर किस पार, देखो केवल 2 बचा है, और यहाँ 4 बचा है। जब 4 बराबर उस पार जाएगा, तो जब 4 यहाँ जाएगा तो 2 से गुणा हो जाएगा। तो जब 4 यहाँ 2 से गुणा हो गया, अब बचा क्या, ई बराबर, इधर केवल AE बचा। तो 4 दूना कितना हो गया 8, तो AE बराबर क्या हो जाएगा भाई 8 सेंटीमीटर। देख लीजिए सिंपल क्वेश्चन था ना ये, 8 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, उसी पे एकदम सेम टू सेम बेस है। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, केवल हम इसमें क्या बदलेंगे, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, और ये 10 है, और ये ज्ञात करना हमको। ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा क्या है, इसमें ये कहा है कौन कौन DE और BC के समांतर, DE BC के समांतर। अब भी वही चीज है। चलिए भाई इसको हम दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं आपको एकदम बढ़िया से। इसमें ये नहीं पूछा है दोस्त, इसमें पूछा है भाई DE का मान मुझे बताना है, मुझे DE का मान बताना है कि DE बराबर क्या होना चाहिए। यहां पे देखिए आराम से, अब की देखो ये भुजा दी गई है, मतलब इन भुजाओं के अनुपात मैंने अभी निकाला था ना, इस भुजा में रिलेशन मैंने निकाला था ना अभी, तो वही वाला फार्मूला बस यूज कर डालिए आराम से। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि छोटे त्रिभुज की भुजा, छोटे त्रिभुज की ये वाली भुजा बटे, और इसी का बड़ा त्रिभुज का भुजा, मतलब ABC, बड़े वाले त्रिभुज का भुजा, छोटे त्रिभुज की भुजा ये वाली भुजा बटे, बड़े त्रिभुज की ये वाली भुजा बटे, क्या हो जाए भाई, यहाँ पे AB हो जाएगा। भाई आपको समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे देखिए फिर DE बटे BC, आराम से देखिए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे AD कितना है भाई, आप देख लीजिए यहाँ पे, तो कहा है कि AD 4 है। AB कितना है, AB मतलब पूरा, अगर ये इतना 3 है, इतना 4 है, तो 4 3 7 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, 4 3 7। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं 4 प्लस 3 बराबर DE। अब भाई देख लीजिए कि D तो हमको निकालना है, D तो हमको निकालना है, और BC कितना है भाई, तो BC 10.5 दिया गया है भाई। चलिए देखते हैं बहुत है अच्छा से। देखिए 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और DE बराबर क्या हो जाना चाहिए 10.5। अच्छा देखिए यहां पे क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, दशमलव के बगल में अगर एक अंक है तो एक जीरो कहां बढ़ाएंगे, जस्ट इसी के अपोजिट साइड। अपोजिट साइड मतलब ये नीचे है तो नीचे ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर बढ़ जाएगा, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक, चलिए इसको हम काट लेते हैं। तो किस चीज से काटे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ, चलिए हम इसको 7 से काटते हैं दोस्त। 7 दहम 70, और 7 एकन्नम 7 हो जाएगा, और 3 इसमें गया, 7 एकन्नम 7, 3 इसमें गया, 7 पचे 35, क्योंकि 15 सत्ते 105 होता है। ठीक, 5 से कटेगा, फिर कहेगा सर 5 से कटेगा, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। अब ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4, इधर अकेला क्या बचा 2,
और नीचे 3 बचा, फिर 2 गुणे 3 अब बराबर किसके बराबर आ गया, डी ई के बराबर। और डी ई के बराबर क्या आ गया दोस्त, 3 दुनाई 6 सेंटीमीटर, किसके बराबर, डी के बराबर। बताइए सिंपल है कि नहीं सिंपल, बताओ भाई सिंपल है कि नहीं सिंपल। अगर आपको काटना आता है तो ये जान लीजिए कि बहुत ही सिंपल सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कैसे बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से है, कैसे देखेंगे इससे हम कैसे बताएंगे कि भाई ये क्या है। यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इन दोनों भुजाओं का अनुपात दे दिया है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात दे दिया है। मुझे क्यूसी का मान पूछा है, मुझे क्यूसी का मान, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट, क्यूसी नहीं था, यहाँ पे मुझे डीबी का मान पूछा है भाई। मुझे किसका मान पूछा है, डीबी का मान मुझे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से देख लीजिए कैसे हम निकालेंगे। यहाँ पे देखिए अगर इन दो भुजाओं को ये अनुपात में लिया है तो बड़े मतलब छोटे वाला त्रिभुज का भुजा बटे बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि AD बटे AB बटे बराबर DE बटे क्या हो जाएगा, BC, छोटा त्रिभुज का भुजा बटे बड़ा त्रिभुज का भुजा, इस त्रिभुज की भुजा बटे इस त्रिभुज की भुजा। एकदम आराम से देखिए आप अच्छी तरह से। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं x मान ले रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं इसको x मानूंगा तो पूरा कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहेंगे कि पूरा x प्लस db हो जाएगा, पूरा जो है x प्लस db हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए पूरा जो है x प्लस db हो जाएगा। चलिए मान रखते हैं भाई फटाफट। तो यहाँ d की जगह x रख दीजिए और x प्लस ab की जगह क्या रख देंगे, db। अब बराबर d का मान भाई 40 दिया है और bc का मान 80 दिया है। देखो इसको अनुपात में है, काट दीजिए, 40 का नाम 40 और 40 दूना 80 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x है, अब देखिए ये x इधर आएगा तो बराबर के, मैं इसको लिख दे रहा हूं सपा सपा यहाँ पे, x प्लस db बराबर 1/2। अब देखिए तिरछा तिरछा गुणा करा लीजिए, 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2x और 1 इधर गुणा होगा x प्लस 1 का कोई मतलब नहीं, ये पूरा पूरा उधर चला जाएगा ब्रैकेट के मतलब बराबर के, ठीक है। तो ये हो जाएगा db। हम यहाँ पे x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का x बराबर किसके, db की या bd जो भी है, ठीक है। और 2x में से 1x जाएगा तो x सेंटीमीटर, ये आपका आ गया bd, bd का मान क्या आ गया, x सेंटीमीटर। आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे भाई कितना आसान तरीके से सॉल्व हो रहा है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहा है, ये क्वेश्चन है PS/SQ PT/TR तथा PST PRQ के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दोस्तों आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि मैंने नेक्स्ट वाली पिछली वाली वीडियो है उसमें बताया था त्रिभुजों के बारे में कि कौन समद्विबाहु है, कौन समबाहु है, कौन विषमबाहु, मतलब जितने त्रिभुज होते हैं मैंने सबके बारे में बताया था। तो यहाँ पे अच्छी तरह से आपको मालूम होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और दो मतलब कोण भी आपस में बराबर होते हैं। जब भुजाएं बराबर होती हैं तो कोण भी बराबर ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आप अच्छी तरह से देखिए इसमें कि यहाँ पे सबसे पहले तो ये देख लिया जाए कि भाई ये जो ये कह रहा है क्या ये सत्य है, मतलब तो चलिए देखते हैं भाई क्या देखते हैं क्या किया जाए इसमें। देखिए इसमें जैसा कि कहा गया है दिया है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है भाई, कोण PST इज इक्वल कोण PRQ। इसमें ये कोण जो है इस कोण के बराबर बोला है, ठीक है भाई, ये कोण जो है इस कोण के बराबर बोला है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह का अगर पहले तो अगर ये कोण इस कोण के बराबर है तो पहले समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज में
दो भुजाएं आपस में मतलब भुजाओं का जो अनुपात होता है, दो भुजाएं बराबर होती हैं। अब भुजाओं का अनुपात भी इसका मतलब बराबर का ही होगा। ठीक है, तो भुजाओं का अनुपात मैं लिख ले रहा हूं यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे दिया भी गया है यार, यहाँ पे देखो 20 PS अपान क्या है SQ और PT अपान TR। तो भाई यहाँ पे जब भुजाओं का अनुपात बराबर, तो मुझे ये दिखाना है कि ये समद्विबाहु मतलब भुजाएं कैसे बराबर है। चलिए भाई ले लेते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे एक दिखाई दे रहा होगा आपको कि PST इज इक्वल PQR बराबर, ये क्या कह सकते हैं हम इसके संगत कोण बराबर हैं। क्या है, संगत कोण बराबर हैं। भाई ये देख लीजिए, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। आप अच्छी तरह से देख लीजिए, इनके संगत कोण भी आपस में बराबर ही होंगे। चलिए हम इसकी बात कर लिए, संगत कोण बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब इसके संगत कोण आपस में बराबर हैं तब क्या होना चाहिए, अब इसमें होना क्या चाहिए, तो भाई PRQ यहां दिया गया था, तो यहां क्या होना चाहिए, PRQ जो है किसके बराबर होना चाहिए, फिर यहां पे PRQ किसके बराबर होना चाहिए, PRQ जो है PQR के बराबर, PRQ ये किसके बराबर होना चाहिए, PQR के बराबर होना चाहिए। तो यहां लिखिए PQR के बराबर होना चाहिए। ठीक है, PRQ जो है PQR के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा था कि ये संगत कोण है ना, ये जितना है उतना ये भी है, तो संगत कोण आपस बराबर होते हैं, तो ये जितना है जितना ये होना चाहिए। अब इसके बराबर जब ये है तो ये दोनों आपस बराबर हुए कि नहीं बराबर हुए, जब इसके बराबर ये उसमें दे रखा है तो ये दोनों आपस बराबर हुए, मैंने बराबर दिखा दिया। अब ये क्या कह रहा है, संगत भुजाएं, अगर ये संगत भुजाएं इनकी बराबर होती हैं तो बस ये सिद्ध हो गया भाई, इनकी दो भुजाएं बराबर हैं। तो देख लिया जाए भाई ये दोनों क्या हैं, मतलब इनकी जो दो भुजाएं हैं आपस में बराबर है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो इसलिए अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे तो क्या भुजाएं आपस में बराबर हो गई भाई, भुजाएं बराबर हो गई भाई अगर कोण बराबर हो गया। तो यहां पे लिख लीजिए, इसलिए क्या बराबर हो गया भाई कि PQ इज इक्वल PR, सिद्ध हो गया। इतना सा काम करना था। ठीक है, यहां पे सिद्ध हो गया भाई, PQR बराबर PR। ठीक है, PQ बराबर PR सिद्ध हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें भी देख लीजिए, चलिए समलंब में भी देख लेते हैं क्या इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है कि नहीं आपस में। तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है कि नहीं बराबर, तो ये हमको देखना है। तो चलिए देख लेते हैं इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है। देखिए भाई इसमें केवल इतनी जानकारी दी है कि भैया इनके अनुपात जो है, भुजाओं का अनुपात कैसे बराबर है, कि हमको इतनी जानकारी, हम अच्छी तरह जानते हैं समलंब चतुर्भुज की मतलब दो भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, समलंब चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर। अब यहाँ पे देखिए AB किसके समांतर है, DC के, अगर ये इसके समांतर है भाई, हाँ, तो यहाँ पे एक भुजा यहाँ पे इनसे जो है समद्विभाजित करती है, मतलब BC और AD को दो रेखाएं, मतलब एक रेखा जो है बिंदु E और F विभाजित करता है, बिंदु E और F से बनी एक रेखा इनको विभाजित करती है, और इनकी ये रेखा इसके असमांतर है, ये रेखा इसके असमांतर है। ठीक है, समांतर नहीं है। तो चलिए हम कैसे, देखिए इसको आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। अच्छी तरह से कैसे कर सकते हैं, अगर आप देख लें कि ADC में, त्रिभुज ADC में भुजाओं का आप अनुपात बराबर दिखा दीजिए इस त्रिभुज का, मतलब ये वाला त्रिभुज, मतलब ये वाला पूरा त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर। तो यहाँ पे दिखा दीजिए AE अपान ED दिखा दीजिए, और यहाँ पे कोई नाम दे दीजिए O, तो AO अपान AO बटे OC दिखा दीजिए। और फिर उधर से उस तरफ ले लीजिए कि भैया OC अपान AO और FC अपान BF, तो भाई बराबर हो गया।
बात खत्म ही हो गई यहाँ से। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा, क्या लिख लेंगे, इसका अनुपात जो है कि भाई AE बटे ED, उसी तरीके BF बटे क्या हो जाएगा FC। तो ये हो जाएगा आपका, इसको भी आप याद रखिएगा कि किसी समलंब चतुर्भुज की जो भुजाएं होती हैं वो अनुपात में ही होती हैं। ये सिद्ध करके मैंने बता दिया है, आप कर सकते हैं। तो ये भी देख लिए, अगला कुछ देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे इतना बोला गया है, केवल कहा है कि ODC त्रिभुज जो है, ODC जो एक त्रिभुज है वो OBA के, मतलब ये वाला त्रिभुज जो है, ये वाला त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के समांतर है। ये वाला त्रिभुज इस भुजा मतलब इस त्रिभुज के समरूप है, सॉरी समरूप है। ठीक है, हमसे पूछा गया है DOC DCO OAB का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमसे पूछा गया है, मतलब किसका किसका मान ज्ञात करना है। चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात हम ये जानते हैं कि यहाँ पे अगर देखा जाए कि भाई इस त्रिभुज की, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं, सबसे पहले इसमें देख लीजिए, इस लाइन की हम बात कर रहे हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि किसी भी रेखा पे बना कोण वो क्या होता है, सरल कोण या ऋजु कोण होता है। ठीक है, तो सरल कोण या ऋजु कोण होता है, तो वो कितने का बनता है, 180 डिग्री का। आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर हम इसी रेखा पे देखें, यहाँ पे देखिए, अगर इसी रेखा पे देखा जाए तो ये पूरा कोण, ये पूरा कोण मिलके बनाएगा 180 डिग्री के बराबर होगा। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे कि 125 प्लस क्या लिखेंगे, कोण DOC इज इक्वल 180। ठीक है, तो DOC इज इक्वल 180 माइनस 125। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको इसमें से घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, और यहाँ 7 बचा, 7 में से 2 गया तब भी ये 5 ही आएगा। और यहाँ पे देखिए हमारा कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। ये कोण जीतने का मतलब आ गया 55 डिग्री। अब आपको अच्छी तरह से पता होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो मैं क्या करूंगा, त्रिभुज का 2 कोण मुझे पता है, तीसरा कोण कितने को होना चाहिए, मैं 180 से घटा दूंगा, दोनों को जोड़ के बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि 70 प्लस 55 बराबर प्लस कोण में C लिख दे रहा हूं, C मुझे पता करना है, तो कोण C ही क्या होगा, DCO। तो लिख दे रहे हैं DCO इज इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 70 55 जोड़ दीजिए भाई, DCO बराबर कितना आ गया, 180 माइनस 70 55 5 हो गया, और ये 7 5 12 हो गया, 125 डिग्री। ठीक है, 70 55 जोड़ेंगे तो 125 डिग्री। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, अब यहाँ पे हमको एक चीज देखना है कि भाई यहाँ पे हमने इनको जोड़ दिया और इनको जोड़ने पर क्या आया, तो यहाँ पे 55 डिग्री ये भी होगा भाई। तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि यहाँ पे घटा देंगे तो 55 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 55 डिग्री DCO का मान आ गया। अब आपको अच्छी तरह से पता होगा कि यहां से अगर देखा जाए तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण से अंता एकांतर बनाएंगे, अंता एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए कोण A इज इक्वल कोण C इज इक्वल 55 डिग्री। इसलिए क्या लिखेंगे, कोण OAB इज इक्वल 55 डिग्री। तो ये क्वेश्चन एक आंसर ये है भाई, एक आंसर आपका ये है और एक आंसर आपका ये है। ये लो, तीनों 55 डिग्री का हो रहा है। ठीक है भाई, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है भाई, आपको समझना है, दिया त्रिभुज ABC इस प्रकार है,
त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि BC पर एक भुजा क्या है D, ये क्या है, इस पे BC पर एक भुजा लंब डाली गई है, इस प्रकार है, मतलब इस प्रकार स्थित है, ठीक है, लंब नहीं डाली है, इस प्रकार स्थित है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमें सिद्ध करना है, ये हमें प्रूफ करना है, हम लिख दे रहे हैं ये हमें प्रूफ करना है कि भाई इतना कैसे आएगा। तो चलिए देखते हैं भाई हमारा इतना कैसे आएगा, हम लोग किस तरह से प्रूफ करेंगे। सबसे पहले इसमें जो दिया गया है कि कोण ADC, कोण ADC ये कोण किसके बराबर है, BAC के, मतलब ये कोण इसके बराबर है अच्छी तरह से। चलिए भाई इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको ये दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे त्रिभुज की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर देखें तो ACD समरूप है, किसके समरूप है, ACD जो है, अगर हम ACD और समरूप नहीं लिखेंगे, ACD और यहां पे देखें हम तो ACD कोण की बात कर ले रहे हैं, पहले कोण की बात कर ले हैं। यहां पे देखें कोण ACD बराबर कोण ACD बराबर ACB। अगर इनमें देखें तो कोण C जो है ना उभयनिष्ठ है, कोण C जो है उभयनिष्ठ है, कोण C जो है उभयनिष्ठ है। भाई आपका कोण C जो है उभयनिष्ठ है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोण C बराबर कोण C, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण C बराबर कोण, ये उभयनिष्ठ है भाई। तो जब उभयनिष्ठ है तो यहाँ पे इस त्रिभुज के कोण इस त्रिभुज के बराबर, तो भाई यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन त्रिभुज, CDA त्रिभुज CDA समरूप होगा, किसके समरूप होगा, त्रिभुज CAB के समरूप होगा, ठीक है, CAB के समरूप होगा। तो AD नहीं होगा, CDA जो है CAB के इसके समरूप है, ठीक है, ये इसके समरूप है। चलिए भाई देखते हैं, हमको सिद्ध करना है CA² बराबर BCA इंटू DC, ठीक है, CD, तो ये सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हमें देखिए, अगर दो समरूप त्रिभुज क्या होती है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक होती हैं, ठीक है, ये बात हमको याद रखिए, एक ही अनुपात में विभाजित करेंगे। यहाँ पे देखिए CA, अगर हम यहाँ से CA लें भाई तो हमको क्या मिल रहा है, BC मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ ले लीजिए CA बटा क्या मिल रहा है, BC मिल रहा है बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए CD लेंगे, CD बटा क्या मिल रहा है, CA मिल रहा है। ये त्रिभुज का भुजा दो भुजा, अब पहले दूसरे त्रिभुज की दो पहली भुजा, ठीक है, त्रिभुज के पहले दो भुजा और दूसरे त्रिभुज की पहली दो भुजा, और ये अलग अलग, मतलब इनका जो अनुपात होता है ना भाई सब बराबर होता है, तभी ये क्या है, समरूप त्रिभुज है। यहाँ पे देखिए जब इन दोनों को आपस में गुणा करा देंगे तो CA² बराबर क्या बन जाएगा, BC इंटू CD। बताइए सिद्ध हो गया कि नहीं सिद्ध हो गया, ठीक है, आपको ये चीज याद रखना होगा, ठीक है। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होगी, उभय, मतलब किसी भी त्रिभुज के दो कोण क्या होंगे, मतलब कि उभयनिष्ठ हो जाएं, मतलब कोण अगर बराबर हैं तो भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए, ये आपको याद रखना चाहिए। देखिए दोस्त अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्या कहता है कि एक समलंब ABCD, एक समलंब है, चतुर्भुज है जो ABCD है, जिसमें ABCD के भुजा समांतर है, जो AB भुजा है वो CD के समांतर है, और विकर्ण
कह रहा है परस्पर बिंदु O पर प्रच्छेदित करते हैं। जो इनके विकर्ण है परस्पर O पर प्रच्छेदित करते हैं। यदि दिया है कि AB बराबर 2CD हो तो AOB और COD के त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भाई दोनों त्रिभुजों का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल, एक बात आप जान लीजिए कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है। शायद हमने आपको बताया था या नहीं बताया था, चलिए अगर नहीं बताया होगा तो फिर से बता देंगे कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के, मतलब उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, भुजाओं के वर्गों का अनुपात के बराबर होता है त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, यहां पे देखिए त्रिभुज, यहां पे लिख लीजिए एरिया ऑफ, या ऐसे लिख लीजिए कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DOC का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल मतलब AOB, त्रिभुज AOB और COD के लिए बोला है। तो यहाँ पे भाई क्या होगा, AOD COD लिख लो चाहे DOC लिख लो, यार बात वही होती है, COD। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए AOB कहाँ भाई, ये AOB की एक भुजा लेंगे भाई, AOB का एक भुजा, तो यहाँ पे हो जाएगा AB का स्क्वायर। हम इसमें AOB का कोई भुजा ले सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पे ये थोड़ा से फंस रही है कि AB बराबर इसमें 2CD दिया, इसलिए हमने AB को लिया। ठीक है, अब इस AB का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, DC का स्क्वायर। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि इसमें गिवन है, क्या गिवन है कि AB इज इक्वल टू CD होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि AB की जगह हम क्या रखेंगे, 2CD, तो यहाँ पे रख दीजिए भाई 2CD का होल स्क्वायर कर दीजिए, अब बटे क्या हो जाए DC का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और DC का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी DC का स्क्वायर, ये कैंसिल, बराबर 4:1 आ जाएगा। ठीक है, दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सड़क के आर पार दो मंदिरों की ऊंचाइयां, सड़क के, एक सड़क है और मान लीजिए ये एक सड़क है, हाँ, और सड़क के आर पार दो मंदिर हैं भाई, यहाँ पे दो मंदिर है, मैंने बना दिया यहाँ पे दो मंदिर है, यहाँ पे मान लीजिए ये दो मंदिर है सड़क के आर पार। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या कहता एक की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर और एक की कितनी है 18 मीटर। ठीक है, एक की ऊंचाई 10 मीटर, एक की 18 मीटर, और भूतल पर उनकी बीच की दूरी कितनी है, मतलब 6 मीटर। सड़क कितनी चौड़ी है, मतलब 6 मीटर की चौड़ी सड़क है। तो भाई यहाँ पे देख लीजिए, कहते हैं कि दोनों की चोटियों की कितनी दूरियां हैं। ठीक है, दो मंदिरों की चोटियों की बीच की दूरियां ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अच्छा देखिए, अगर ये 6 है तो यहाँ पे अगर मैं एक त्रिभुज बनाऊं इसके सामने से, तो ये भी क्या होगा 6 ही होगा। ठीक है, अगर ये पूरी भुजा 18 की है, अगर इसके सामने देखा जाए तो अंदर भी ये 10 की है, तो पूरा 18 की है ना, तो अगर ये इतना 10 हो गया तो इतना कितने का हो गया, मतलब इतनी 8 की हो गई। तो 6 8, मैंने बताया ट्रिपलेट यार, कि अगर ट्रिपलेट निकालना किसी को आता है तो 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है यार। अगर नहीं समझ में आता, चलिए एक नाम मैं दे रहा हूं कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि त्रिभुज ABE में, ठीक है, त्रिभुज ABE में अब देखना है हमको क्या है कि भाई आप अच्छी तरह जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ये चीज तो आप जानते ही हैं, और जब जानते हैं तो क्वेश्चन भी लगा लीजिए। ठीक, यहाँ पे AB का स्क्वायर EB का स्क्वायर 6 दिया है, इसका स्क्वायर IB बराबर 8 दिया है, तो 6 छंग 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे AE है, AE का स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये 8 है 64 है, दोनों को जोड़ने पर 100 आएगा, और ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो 100 का वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। अब 100 का वर्गमूल नहीं आता है तो ये बता दीजिए कि 100 का
मतलब 100 का 100 या किस संख्या का स्क्वायर है, ठीक है, 100 किस संख्या का स्क्वायर है, तो 100 का किस संख्या का स्क्वायर 10 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 10, ए बराबर 10 आ गया। तो मंदिरों की चोटियों के बीच की दूरी कितनी होगी, 10 होगी। आपको समझ में आया कि नहीं आया, अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एल एम समांतर है किसके, बी सी के, और एल एन समांतर है सी डी के। मैं बता दे रहा हूं एल और एम, तो यहां पे मुझसे कुछ मिस हो रहा है, यहां पे एक बिंदु ये है, ठीक है, तो ये किसके समांतर है, मतलब एल एम समांतर है बी सी के, एल एन समांतर है डी सी के, ठीक है, या सी डी के। तो कह रहा है हमसे प्रूव करने के लिए कि ए एम अपान ए बी होगा कि ए एन अपान ए डी होगा, ये चीज हमको प्रूव करना है। तो चलिए दोस्त शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत ये करते हैं कि इसमें जैसे कि दिया गया है कि एल एम समांतर है बी सी के, अगर ये भुजा इसके समांतर है तो ये भुजाएं इनको अपने अनुपात में डिवाइड करेंगी। बात समझ में आई? तो यहाँ पे देख लीजिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए एम बटे एम भी लिख सकते हैं, बराबर इधर भी इसी तरीके इस त्रिभुज में, इसी तरीके इस वाले त्रिभुज, हम किसकी त्रिभुज की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि भाई यहाँ पे बात हो रही है त्रिभुज ए बी सी के बात हो रही है, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, ए एल अपान एल सी, ए एल बटे एल सी, ठीक है। समीकरण 1 बना लीजिए भाई, मैं इसको समीकरण 1 बना ले रहा हूं। अब किस त्रिभुज की बात होगी, अब दिया था कि त्रिभुज एल एन समांतर है, ये रेखा समांतर है सी डी के, तो इसका मतलब मुझे किस त्रिभुज की बात करनी पड़ेगी, त्रिभुज जैसे कि उसमें बात हुई है ए बी सी के, तो यहाँ पे ए डी सी की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे ए एन अपान क्या बनेगा, एन डी बनेगा, बराबर ए एल अपान एल सी बनेगा, ठीक है, ए एल अपान एल सी बनेगा। मतलब ये त्रिभुज की भुजा बटे इस त्रिभुज की भुजा, और इस त्रिभुज की भुजा मतलब इस त्रिभुज की भुजा बटे इस त्रिभुज की भुजा, उसी तरीके उसमें किया है इसमें किया है। तो यहाँ पे देख लीजिए समीकरण, इसको मैं 2 मान लेता हूं, ठीक है। जब समीकरण 1 और 2 से आप देख लीजिए अच्छी तरह से, तो मैं यहां लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, समीकरण 1 व 2 से। तो 1 व 2 से देख लीजिए भाई, 1 व 2 से आपको अच्छी तरह दिखा रहे हो, ए एल सी अपान सी एल सी है, ए एल अपान एल सी है, ए एल अपान एल सी, इन दोनों का कोई काम नहीं है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब दोनों लोग एक ही चीज के बराबर है, दोनों लोग ये और ये आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख दूंगा ए एम अपान एम बी के, यहाँ क्या लिखेंगे, ए अपान एम बी बराबर ए एन बटे एन डी बराबर, ठीक है भाई। यहाँ पे ए एन बटे एन डी, ये इसके बराबर हो गया। चलिए मैं इसका व्युत्क्रम कर लेता हूं। इसका व्युत्क्रम, हमें व्युत्क्रम देखिए, यहाँ पे मैं इसका व्युत्क्रम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें यहाँ चाहिए ए एम ऊपर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका व्युत्क्रम कर लीजिए। तो यहाँ पे एक तरीका और है, थोड़ा सा आप रहम कीजिए, हम बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम इसका उल्टा ना करें तो क्या हो सकता है, दोनों में अगर एक एक जोड़ेंगे तो ए एन एन डी, ए एन एन डी के बराबर में क्या लिख सकता हूं, ए डी। तो मैं ऊपर आ जाएगा, ऊपर ए डी और नीचे एन डी रहेगा, ठीक, नीचे एन डी रहेगा, ए डी आ जाएगा, नीचे एन डी रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा दोस्त, करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहां पे लिख लेते हैं व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम कर दीजिए। तो व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या मिलेगा, एम बी बटे
MB बटे AM इज इक्वल, इसका उल्टा भी कर दीजिए, ND बटे AN मिलेगा। ठीक है, अब दोनों में एक एक जोड़ दीजिए, दोनों पक्षों में 1 + 1 जोड़ने पर, ठीक है, एक एक जोड़ देते हैं। तो MB बटे AM प्लस का 1, ND बटे AN प्लस का 1। ठीक है, तो वहां पे अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा आपको कि MB जब एक का इसमें ये मल्टीपल होगा तो ये बन जाएगा AM बन जाएगा। अब बटा नीचे क्या है, AM रहेगा। अब बराबर इधर उसी तरीके ND प्लस AN बन जाएगा। अब बटे क्या रहेगा, AN आपका रहेगा। AN तो हमें चाहिए ही, तो यहाँ पे देखिए भाई MB बटे AM, MB बटे AM क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पूरा AB लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कहाँ लिख दूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। तो मैं इस आकृति को सफा कर दे रहा हूं यहाँ पर से, ये चित्र सफा हो गया। मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूं, इसके बाद क्या आएगा, मैंने कहा था MB बटे AM, तो आ जाएगा ये आपका AB बटे AM आ जाएगा। तो आकृति में आप देखिए अच्छी तरह से, आपके पास तो अभी होगी। यहां पे देखिए ND बटे AN, ठीक है, ND बटे AN ये किसके बराबर आएगा, AN हमारा तो AD के बराबर आ जाएगा भाई। उधर AD के बराबर क्या आ जाएगा, AN आ जाएगा। ठीक है, फिर से पुनः व्युत्क्रम करने पर, तो पुनः व्युत्क्रम कर दीजिए, लिख दीजिए AM बटे AB बराबर AN बटे AD। ये आपका भाई प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, यही बोला गया था AM बटे। तो आपको इतना ही करना है, कुछ नहीं करना था, केवल आप त्रिभुजों में देखिए कि भुजाओं का अनुपात क्या है, फिर दूसरे त्रिभुज में देखिए भुजाओं का अनुपात क्या है, फिर आप देखिए कि कौन इसमें से कॉमन है, कॉमन वाले को हटाओ साइड में, एक दूसरे के बराबर रख दो। बराबर रखने के बाद मैंने व्युत्क्रम किया, व्युत्क्रम करने के बाद एक प्लस कर लिया, प्लस करने के बाद यहाँ पे देखा इसकी जगह क्या रख दिया, ये रख दिया, नीचे वाला AM अपनी जगह पे है, इसकी जगह क्या रख दिया, AD रख दिया, नीचे वाला अपनी जगह पे है। फिर इसको उल्टा कर दो, जैसे किए थे उल्टा वैसे फिर से इसको सीधा कर दो। ठीक है, जब फिर से सीधा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है भाई, कुछ किए थोड़ी नहीं है इसमें, बस इतना ही था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहा है कि ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है और उसमें दिया है, मैंने चित्र बना दिया ताकि अच्छे से समझ जाओ। ABC एक चतुर्भुज है भाई। चलिए ठीक है, दिया है AO/BO बराबर क्या है, CO/DO, ये चीज दिया है। अब सिद्ध कीजिए, कहता है सिद्ध कीजिए कि ABCD क्या है, ये पूरा समलंब चतुर्भुज है। ठीक है भाई, अगर समलंब चतुर्भुज अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसा कि ये दिया है अनुपात, जो इनके विकर्ण होंगे इनको बराबर भागों में विभाजित कर रही हैं। ठीक है, इनके विकर्ण जो है आपस में बराबर अनुपात, मतलब बराबर अनुपात में बराबर, ठीक है, बराबर अनुपात विभाजित कर रहे हैं। तो इनके यहाँ पे देख लीजिए अच्छी तरह से। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे हम इस त्रिभुज की बात करेंगे। किस त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BCD में अगर देखा जाए, BDC में अगर इस त्रिभुज में देखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, OB बटे OD थेल्स के प्रमेय द्वारा। अच्छा, थेल्स के प्रमेय द्वारा, थेल्स प्रमेय, हम इसमें थेल्स प्रमेय यूज कर रहे हैं। OB बटे OD बराबर BE बटे EC हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हो गया। अब देखिए इसको हम उल्टा कर देते हैं। क्यों उल्टा कर रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ इसमें दिया गया है इस तरीके, BO नीचे दिया है, ऊपर दिया है। तो यहाँ पे
चलिए हम इसी को कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये है दिया गया, यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया है, दिया है क्या दिया है, AOPO बराबर CO बटे DO, ठीक है, इतना दिया गया है। तो भाई यहाँ पे देख लीजिएगा, तो हम इसको किस प्रकार लिख दे रहे हैं कि CO को इधर ले आ रहे हैं, BO को उधर ले, तो ये AO बटे CO हो जाएगा और BO या लिख लीजिए OB बटे OD हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए समीकरण 1 है और इसको मान लीजिए समीकरण 2 है, तो यहाँ लिख लीजिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 में क्या करना पड़ेगा भाई, देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है आपके, अच्छी तरह से देखिए यहाँ पे OB अपान OD बराबर क्या लिखा है, AO अपान OC, तो यह CO और OB अपान OD बराबर यहाँ क्या लिखा है, ये दोनों कॉमन है, कॉमन वाले को हमने कहा हटाओ बगल में, और यहाँ ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा AO अपान CO बराबर BE अपान EC। यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से, फिर वही थेल्स का प्रमेय आजमा रहा है, ठीक है भाई, तो इसको मैं उल्टा कर दे रहा हूँ, उल्टा कर दूंगा थोड़ा से, ये थेल्स का प्रमेय का मतलब यूज होने लगेगा, तो CO अपान AO तो EC अपान क्या हो जाएगा BE। अब देखिए थेल्स का प्रमेय यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, कौन सा त्रिभुज में यूज हो रहा है ये थेल्स का प्रमेय, तो आप कहेंगे क्या कहेंगे कि भाई यहां से देखा जाए त्रिभुज ABC में यहां पे देख लीजिए, अभी तक मैं किस त्रिभुज में यूज कर रहा था इसको, BDC में, अब ABC में उधर से देखिए इस त्रिभुज को ऐसे पलट के देखिए, तो क्या लेंगे OC अपान OA लेंगे और EC अपान BE लेंगे, तो EC अपान BC, इसलिए क्या है कि दो त्रिभुज मतलब ये त्रिभुज क्या है, ये भुजाएं आपस में समांतर हैं, और यहाँ पे लिख लेंगे AB समांतर किसके समांतर है भाई, OE के, तो इसलिए जब ये भुजा इसके समांतर, इसका मतलब ये थेल्स का प्रमेय यूज कर रहा है, इसका मतलब ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर हम मान चल रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, हाँ यहाँ पे ये भुजा इसके भी समांतर होगी, तो OE समांतर है किसके, DC के, तो अंततः ये दोनों भुजाएं जब इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर, तो अंततः जो सबसे लास्ट में होगा कि AB भुजा DC के समांतर है, और भाई जब AD भुजा DC की दो भुजाएं ये और ये समांतर है, तो इसका मतलब ये एक समलम चतुर्भुज है, और समलम चतुर्भुज में ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर होती, ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, अगर आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके जो भी परिचित में हो, मान लीजिए आपके घर में कोई अगर कक्षा 10 में हो या इस तरीके से संबंधित हो, तो अगर पढ़ना चाहता है, मतलब जैसे कि हमने बताया इस बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, तो आप, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ना तो पड़ेगा ही। आप अगर अच्छे से पढ़ के जाएंगे, थोड़ा सा मेहनत कर देंगे और बढ़ा के, तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं इस पेपर में, ठीक है। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाएंगे, आसान ही आसान क्वेश्चन आएंगे, तो आप ज़्यादा टफ के चक्कर में ना पड़ें, तो ठीक है। जितना आ रहा है हमें उतना कम नहीं है, मैंने जितना क्वेश्चन यहाँ पे लगवा दिया है भाई, क्वेश्चन इससे टफ पूछ ही नहीं सकता, ठीक है। और क्यों नहीं पूछ सकता, क्योंकि ये आप जानते हैं कोविड-19 की वजह से क्या हो जाए, कोविड-19 की वजह से पढ़ाई तो हुई नहीं स्कूलों में, अब जब पढ़ाई नहीं हुई स्कूलों में, तो इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा टफ सरकार भी जानती, गवर्नमेंट भी जानती है कि बच्चे जब पढ़े नहीं हैं, अब ऑनलाइन क्लास सुविधा उपलब्ध करा दी गई, तो ऑनलाइन क्लास सुविधा भाई कितने के काम आ रहा है, केवल जो जनरली बच्चे जो मतलब सिटी में रहते हैं और जो गांव में रहते हैं, तो सबके पास तो फ़ोन मतलब इतना वो नहीं हो सकता ना, तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से गवर्नमेंट भी पता है, तो क्वेश्चन के पेपर जो है वो आपको आसान ही देगा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, आप एकदम टॉप कर जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहे हैं कि थोड़ा सा तो आप जो है अपनी पढ़ाई को बरकरार रखिए, तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम और लाभदायक होगा।
तो यहाँ पे जैसा कि हमने पढ़ाया, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, हम तो ज़्यादा कोशिश यही करेंगे कि बच्चों को न्यूमेरिकल्स में बहुत प्रॉब्लम होती। साइंस की बात कर लूँ तो मैं न्यूमेरिकल्स में देखा हूँ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैथ में तो आप जितना भी हम लगवा चुके हैं या जितना भी हो चुका है अपने से, बस कवरेज एरिया, इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछ सकता जितना भी अब तक क्वेश्चन लगवा। मैंने क्वेश्चन के तरीके बताए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको हल करना है, क्वेश्चन के मैंने तरीके बताया, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको मिलेगा जल्दी ही, चैप्टर वाइज जब हाई स्कूल। तो यहाँ पे परीक्षाएं, आपको टेंशन मत लीजिए, परीक्षाएं जल्दी होगी, तो आप अपने तैयारी को बरकरार रखें। डेली कम से कम आप डेली घर में 6 घंटे जरूर पढ़ें। 6 घंटे से कम पढ़ रहे हैं तो फिर बेकार है, ठीक है। तो 6 घंटे कम से कम आप अपने घर में जरूर पढ़ें, मतलब स्कूल और कोचिंग को छोड़ के, ठीक है। आप सब सुबह उठ जाइए, सुबह याद करने वाला काम कीजिए। बात समझ में आ रही? चलिए, आई होप कि आप सबको ये अच्छा लगा होगा आज का सेशन। तो भाई धन्यवाद, जय हिंद।